वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से पलासी के युद्ध पर फ्रांसीसी प्रभाव रहा। तो बेसिकली क्या है, इस वीडियो को करने का तात्पर्य ये है कि आप चीज़ों को भली भांति समझें और आप जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही ना करें, आप ट्विस्टेड फॉर्म में भी सवालों को समझ सकें। क्योंकि कई बार जब परीक्षाओं में आपके सामने सवाल आ जाएगा लिखने के लिए तो वो डायरेक्ट नहीं आता, वो कई बार ट्विस्टेड फॉर्म में देता है और इसके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आप चीज़ों को ट्विस्टेड फॉर्म में भी समझें। तो देखिए, फ्रांसीसी प्रभाव क्या रहा अगर इस तरह से सवाल आपको देता है कहीं भी लिखने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम जब बैटल ऑफ पलासी की बात कर रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है फ्रेंच इंपैक्ट ऑन बैटल ऑफ पलासी। फ्रांसीसी प्रभाव क्या रहा, तो आप देखें कि 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था इसी बंगाल में। ये बंगाल का क्षेत्र है, यहां पे पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और अंग्रेजों ने एक तरह से अपनी नींव तैयार कर ली थी बंगाल में, ठीक है। और बाद में तो आप जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई जब 1764 में होती है तो उस समय इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से स्थापित कर ली इस बंगाल में। तो 23 जून 1757 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। और जब आप इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे तो इसके पृष्ठभूमि में आपको पलासी की लड़ाई के तीन चार कारण बड़े स्पष्ट दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि उस समय जो तात्कालिक नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, उसके कोर्ट में गुटबंदी थी, ठीक है। अंग्रेजों से उसके रिश्ते शुरू से अच्छे नहीं थे, लेकिन मुख्य और उसके अलावा दस्तक और कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो ये जो दो प्रमुख कारण हैं, हाँ, यही दो प्रमुख कारण तो अभी मैंने जो बताया वो भी हैं, लेकिन ये दो प्रमुख कारण जो है दस्तक का दुरुपयोग और कर्नाटक युद्ध ने किस तरह से पलासी के लड़ाई को प्रभावित किया, यहां हम देखने वाले हैं। तो देखिए, दस्तक से हमें अगर दस्तक के दुरुपयोग की बात करें तो वो एक अलग कारण हो जाता है, वहां पर हम फ्रेंच इंपैक्ट की बात नहीं करते। लेकिन जब भी आपको पिन पॉइंटेड क्वेश्चन आएगा फ्रेंच इंपैक्ट की तो आप कर्नाटक युद्ध पर आएंगे। खैर, इसकी बात हम करेंगे अभी, लेकिन हम दस्तक के, चूंकि जब बात निकली है तो दस्तक के दुरुपयोग को भी समझ लेते हैं और फिर हम उसके बाद फ्रांसीसी प्रभाव की बात करेंगे। तो देखिए, दस्तक की बात जब मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं तो वहां पर मैंने बैटल ऑफ पलासी में बताया है कि शुरुआती दौर से ही जो बंगाल के नवाब थे, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करने वाला कौन था? मुर्शीद कुली खान, ठीक है। और मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की और उसके बाद आप जानते हैं कि बंगाल में धड़ल्ले से दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। अब ये दस्तक क्या है मैं पहले समझा दूं, फिर हम फ्रांसीसी प्रभाव को भी देख लेंगे। क्योंकि जब मैंने दो प्रमुख बातों को रखा है पृष्ठभूमि में तो इसको भी कर देता हूं, हाँ, लेकिन पिन पॉइंटेड हमारा आंसर यहीं से निकलेगा, कर्नाटक युद्ध से, ठीक है। तो दस्तक था क्या? बेसिकली मैंने आपको बताया था जब रेगुलर क्लासेस में ले रहा था, वहां पर मैंने बताया था कि 1717 में मुगल बादशाह था फारूक सियार, ठीक है। और फारूक सियार ने, ठीक है, उसके समय एक डेलीगेशन आता है, हाँ, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। जॉन सुरमन का एक डेलीगेशन आता है, ब्रिटिश डेलीगेशन। और उस समय होता क्या है कि उस समय वो बीमार चल रहा था। इस डेलीगेशन में 3 लोग थे, उसमें एक फिजिशियन भी था, डॉक्टर भी था, विलियम हैमिल्टन नाम का। जॉन सुरमन थे उस डेलीगेशन में, विलियम हैमिल्टन जो फिजिशियन था, डॉक्टर था, और एक था ख्वाजा सेहूत। तो इन 3 लोगों का डेलीगेशन आता है मुगल बादशाह फारूक सियार के रिजिम में, ठीक है। और उस समय फारूक सियार एक प्राणघातक बीमारी से वो ग्रसित था, ठीक नहीं हो रहा था। और विलियम हैमिल्टन ने जब उसको ठीक कर दिया था विलियम हैमिल्टन ने, क्योंकि डॉक्टर था वो, तो उससे खुश होकर उसने एक रॉयल फरमान, जिसे शाही फरमान या इंपीरियल फरमान कहा जाता है, उसने जारी किया अंग्रेजों के पक्ष में। और उस फरमान में यह था कि आप 3000 रुपये बंगाल में प्रति वर्ष आप पे करें और आप सीमा शुल्क से मुक्त हो जाएं, ठीक है। यानी आप टैक्स फ्री ट्रेड आप बंगाल में कर सकते हैं 3000 रुपये वार्षिक देकर। उसी में एक था, इसी फरमान में एक बात और कही गई थी कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एक अधिकार दे दिया गया था कि
वो व्यापार कर सकती है एक दस्तक को लेकर। दस्तक एक तरह का परमिट या पास होता था। जिसके पास वो दस्तक होगा वो क्या करेगा, वो सीमा पर दिखाएगा और उसका सामान सीमा के पार पहुंचा दिया जाएगा बिना किसी टैक्स लिए। ठीक है। और ये दस्तक इशू करने का अधिकार किसे दिया गया था? फारूक सियार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया था। तो इससे बंगाल के नवाबों को नाराजगी तो थी ही, क्योंकि इससे क्या होता था कि इस दस्तक का दुरुपयोग धड़ल्ले से अंग्रेज कर रहे थे और व्यापार कर रहे थे बिना टैक्स दिए बंगाल में। ठीक है। कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मुगल बादशाह के द्वारा ये फरमान जारी किया गया था और उसमें इस दस्तक का प्रोविजन भी था। और यही नहीं कर रहे थे, वो कई तरह से बंगाल के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर सीमा शुल्क नहीं दे रहे हैं तो राजस्व को, रेवेन्यू को नुकसान पहुंच रहा है बंगाल में। तो और भी काम करते थे। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, हाँ, वो भी निजी व्यापार साथ साथ कर रहे थे। कंपनी का व्यापार तो चल ही रहा था, तो वो भी व्यापार कर रहे थे। तो होता क्या था कि अगर कोई कंसाइनमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कोई कंसाइनमेंट जा रहा है, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कुछ सामान है ए बी सी। ठीक है। तो ये सामान इस कंसाइनमेंट में है। जो ऑफिसर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, उसके पास ये दस्तक दिया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस ऑफिसर को जो ये कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, वो क्या करेगा, सीमा पर जाकर वो दस्तक दिखाएगा और उसका सामान जो है बिना किसी सीमा शुल्क के पार करा दिया जाएगा। ये होता था। लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के का जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर निजी व्यापार भी कर रहा है। तो देखिए, एक तो कंपनी नुकसान पहुंचा रही है बंगाल के रेवेन्यू को। फारूक सियार के फरमान के द्वारा जो दस्तक जारी करने का अधिकार दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे क्या हो रहा था कि नुकसान पहुंच रहा था बंगाल के रेवेन्यू को। और जो ये ऑफिसर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो हैं, BEIC आप लिख दे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके जो ऑफिसर्स हैं वो निजी व्यापार भी कर रहे हैं। तो इस कंसाइनमेंट के साथ साथ वो अपना, मान लीजिए, XY सामान भी ले जा रहे हैं, अपना भी सामान इस कंसाइनमेंट में डाल दिया और वो भी, उसको भी पार करा दिया बिना टैक्स दिए। लेकिन इस अधिकारी को तो अधिकार नहीं है इस दस्तक को यूज करने का, लेकिन वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू का नुकसान कर रही है, सीमा शुल्क दिए बगैर ये व्यापार कर रही है बंगाल में, और उस पर से उसके व्यापारी, और तो और जो भारतीय व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो ये दस्तक नहीं था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनको मान लीजिए कि अगर 50% या 50 रुपये का उनको टैक्स देना है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कहेंगे भारतीय व्यापारियों से कि भाई, हम कंपनी का भी सामान ले जा रहे हैं, अपना भी ले जा रहे हैं, ऐसा करो तुम 50 की जगह मुझे 25 रुपया दे दो और अपना सामान LM, ये कोई सामान है, ये डाल दो इसमें, हम ही पार करा देंगे। तो भारतीय व्यापारी भी सोचता था कि चलो भाई, ये 25 रुपए तो मेरे बच रहे हैं। यानी कि तिहरी मार थी बंगाल के रेवेन्यू को। 3 तरफा मार झेल रहा था बंगाल, जहां तक रेवेन्यू यानी राजस्व का सवाल है। तो ये पलासी के बैटल के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था दस्तक। लेकिन जहां तक हमारी बात है कि फ्रांस ने किस तरह से प्रभावित किया पलासी के बैटल को, तो उसके लिए हमें देखना होगा कर्नाटक युद्धों को। ठीक है, कर्नाटक युद्धों को देखना पड़ेगा। और कर्नाटक युद्ध में भी हम तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात अभी करेंगे। तो देखिए, कर्नाटक युद्ध था क्या, पहले आप इसको समझ लीजिए। मैंने समझाया हुआ है पहले भी रेगुलर क्लासेस में, लेकिन यहां भी समझिए। देखिए, कर्नाटक युद्ध भारत में जो फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई हुई थी, 3 लड़ाइयां हुई थी, अभी मैं बताऊंगा। इसमें फ्रांस और ब्रिटेन आपस में इन्वॉल्व थे इस लड़ाई में। और किस क्षेत्र में यह लड़ाई हो रही थी? देखिए, उस समय का कर्नाटक का क्षेत्र यही था, जो लाल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। आज का जो मद्रास है, जो तमिलनाडु है, वो उस समय के कर्नाटक में आ रहा था। यानी कि जो आप समझ लीजिए कि जो कोरोमंडल तट के पास वाला क्षेत्र है वो कहा जाता था कर्नाटक, जबकि इधर का तट कौन सा है? ये मालाबार तट होता है। तो आज के कर्नाटक की अगर बात करें तो आज का कर्नाटक इस तरफ है, देख लीजिए,
ये कर्नाटक आज का होगा, यहां पर देखेंगे तो ये कर्नाटक आज का होगा। आज का कर्नाटक मालाबार तट की तरफ है, जबकि उस समय का कर्नाटक कोरोमंडल तट की तरफ था। और बेसिकली कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को यूरोपियंस ने कहा था कर्नाटक। तो कर्नाटक को लेके आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। जो कर्नाटक युद्ध लड़े गए वो इस क्षेत्र में लड़े गए थे। तो यहां पर इस बात को आपने समझ लिया कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, तो फ्रांस और ब्रिटेन। मैंने ये बता दिया कि पलासी के युद्ध के दो प्रमुख कारण, और भी कारणों की चर्चा मैंने शुरू में की है, सिराजुद्दौला में और अंग्रेजों में तनाव की स्थिति थी, सिराजुद्दौला के कोर्ट दरबार में कोर्ट में गुटबंदी थी उसके खिलाफ, तो ये सब तो कारण थे, लेकिन प्रमुख दो कारण ये, और दस्तक क्या था मैंने समझा दिया। लेकिन जो हमारा सवाल है उसका जवाब हमें यहीं से मिल रहा है। तो अब देखिए, उस समय देखिए ये पौंडीचेरी है, ये पौंडीचेरी में फ्रांसीसी हैं, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंच, और यहां पर मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाकर कौन है, यहां पर किसका सेटलमेंट है, यहां पर अंग्रेजों का सेटलमेंट है इस मद्रास में। ये दोनों कर्नाटक के ही क्षेत्र में थे उस समय। आज पौंडीचेरी को पुडुचेरी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, ये जो कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक युद्ध जो है सबसे पहले था क्या, तो कर्नाटक युद्ध जो था ये फ्रांसीसियों और ब्रिटेन के बीच वजूद की लड़ाई थी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। कहां पर, भारत में। हुआ क्या था कि देखिए, 4 विदेशी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां भारत आई थी। अगर प्रमुख कंपनियों की बात करें तो P स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज, D स्टैंड्स फॉर डच, E स्टैंड्स फॉर इंग्लिश एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रेंच। तो ये मैं बताते रहता हूं बार बार कि पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में छीन कर दिया था इन डचों ने, और डचों को खत्म किया था, इनके पावर को भारत में अंग्रेजों ने। फिर अंत में 2 यूरोपीय शक्तियां बच गई थी, अंग्रेज और फ्रांस, हाँ, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये बच गए थे भारत में, ब्रिटेन और फ्रांस बच गया था। तो इन्हीं दोनों के बीच अब लड़ाई होगी, अपने भारत में अपने वजूद को बचाने के लिए, भारत में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और उसी युद्ध का, उसी वार का नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध। और किस क्षेत्र में लड़ा गया, देखिए यही क्षेत्र मैंने दिखा दिया, ये जो लाल वाला पार्ट है, इसी क्षेत्र में हुआ। किसके किसके बीच, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। अब इसमें 3 युद्ध हुए थे, देखिए 1746 से 1748 के बीच प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। 1746 से 1748 के बीच ये प्रथम युद्ध हुआ, जबकि दूसरा युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ, और तीसरा युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि देखिए कि 1756 से 1763 के बीच युद्ध होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, और पलासी के लड़ाई का समय क्या है, 23 जून 1757। यानी ये लड़ाई, थर्ड कर्नाटक युद्ध जब चल रहा है उसी बीच ये लड़ाई लड़ी जाती है, हाँ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अब देखिए हुआ क्या था कि आप देखेंगे कि जब 1756 में ऐसा लग रहा है कि यूरोप में युद्ध की स्थिति है, और हुआ भी यही था। इस युद्ध का तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था, इस युद्ध के कारणों को अगर देखें तो 7 इयर्स वॉर इन यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध छिड़ गया, और इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में तो भिड़े ही, ये विश्व के जिस कोने में दोनों उपस्थित हैं वहां वहां भी लड़ रहे हैं। तो एक तरह से इस 7 वर्षीय युद्ध का एक्सटेंशन आप इस कर्नाटक युद्ध में देख रहे हैं, थर्ड कर्नाटक युद्ध के रूप में। तो जब यूरोप में भिड़े फ्रांस और ब्रिटेन इस 7 वर्षीय युद्ध के कारण, तो विश्व के जिस कोने में भी ये दोनों देश थे वहां वहां भिड़ गए, तो ये भारत में भी भिड़े, और इसी युद्ध को भारत में कहा गया थर्ड कर्नाटक वार, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब है, जो कि 1756 में बंगाल का नवाब बना,
हाँ, अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी के रूप में। आप जानते हैं कि सबसे पहला नवाब मुर्शीद कुली खान था, ठीक है ना। उसके बाद सुजाउद्दीन आया, ठीक है। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान आया, उसके बाद आपको अली वर्दी खान आया, और अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इस सिराजुद्दौला के समय ही होता है क्या, बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में छिड़ गया और वहां ब्रिटेन और फ्रांस भिड़ गए आपस में, और इसको लेकर, इसी युद्ध को लेकर विश्व के अन्य देशों में भी इन दोनों में टसल शुरू हो गया। तो भारत में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है आपको तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में। तो जब यह युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो भारत में है दोनों भाग गए कि ये तो अब भारत में भी इनका टसल शुरू होने ही वाला है। इसकी आहट इनको मिल गई। अब जब आहट मिल गई तो ये अपना सुरक्षा देखने लगे, और इस सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बंगाल में, फ्रांसीसी भी हैं आप जानते हैं, और बंगाल में यहां पर अंग्रेज भी हैं, ठीक है। तो दोनों, इनकी कोठियां तो हैं ही, फोर्ट विलियम यहां पे है बंगाल में, ठीक है ना। तो जो अंग्रेजों की कोठी है, तो यहां पर दोनों क्या करेंगे, ये E स्टैंड्स फॉर इंग्लिश एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रेंच। ये दोनों अब जानते हैं कि बंगाल में भी इनकी भिड़ंत हो सकती है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों क्या करेंगे, किलेबंदी शुरू कर देंगे। बंगाल में इनका जहां जहां सेटलमेंट है, मान लीजिए कोठियां हैं, तो इसकी किलेबंदी करनी शुरू कर देंगे, ताकि ये सुरक्षा का इंतजाम भली भांति कर सके एक दूसरे से। क्योंकि फ्रांसीसी और जब अंग्रेज भिड़ेंगे तो उनको पता है कि एक दूसरे के सेटलमेंट पे, एक दूसरे के कोठियों पे, फैक्ट्रीज पे वो हमला करेंगे, इसलिए इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी ताकि सुरक्षा के उपाय किए जा सके, ठीक है। अब इस बात को लेकर बंगाल का जो तात्कालिक नवाब था सिराजुद्दौला, वो बड़ी नाराज हुआ। इसलिए नाराज हुआ क्योंकि बिना उसके परमिशन के, बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, और बिना इसके परमिशन के ये अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं, दोनों किलेबंदी कर रहे हैं। इसने तत्काल प्रभाव से कहा कि आप बंद कीजिए इस किलेबंदी को, मेरे परमिशन के बगैर आप कैसे मेरे ही क्षेत्र में किलेबंदी कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप बंद कीजिए। तो फ्रांसीसियों ने तो इनकी बात मान ली और इन्होंने किलेबंदी जो थी इसको बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन जो ये अंग्रेज हैं, अंग्रेज, इन अंग्रेजों ने किलेबंदी को जारी रखा, और इसी से नाराज होकर जो सिराजुद्दौला नाराज होगा, और नाराज होकर ये क्या करेगा कि कब्जा कर लेगा, हमला करेगा अंग्रेजों के सेटलमेंट पर, और कलकत्ता को, फोर्ट विलियम को, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था अंग्रेजों का जो किला था, कोठियां थी, वहां पर जाकर ये पूरा कब्जा कर लेगा। और उसके बाद यही महत्वपूर्ण कारण बनेगा बैटल ऑफ पलासी का। बाद में क्लाइव आएगा और फिर इन जगहों पे कब्जा कर लेगा आकर, और फिर बाद में, उसके बाद ये सिराजुद्दौला को अंग्रेज मजबूर करेंगे कि वो अलीनगर की संधि कर ले। और अलीनगर की संधि में क्या किया सिराजुद्दौला ने कि वो उन सारी बातों को मान लिया जिसके लिए वो पहले इनकार कर रहा था। दस्तक के उपयोग पे भी तैयार हो गया, दस्तक बने, अंग्रेज दस्तक का इस्तेमाल करे उसके लिए भी तैयार हो गया, और फोर्टिफिकेशन के लिए भी तैयार हो गया, सब पे वो तैयार हो गया। एक तरह से अपमानजनक संधि उसने की सिराजुद्दौला ने। इसके पीछे कई कारण हैं, इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, क्यों उसने संधि कर लिया, अलीनगर की संधि, ठीक है। वो भी आप देखिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो ये कारण हो गया। लेकिन बाद में फिर इस संधि के बाद भी अंग्रेज माने नहीं, और उन्होंने क्या किया कि फिर लड़ाई का माहौल तैयार हुआ, और फिर वही सिराजुद्दौला के कुछ ऑफिशियल्स को उन्होंने अपने गुट में किया अंग्रेजों ने, हाँ, जैसे कि मीर जाफर को सेनापति था, हाँ, और भी लोग थे, जगत सेठ जो वहाँ का बैंकर था, अमीर चंद एक व्यापारी था, हाँ, तो इन सब लोगों को मिलाया, और भी ऑफिशियल्स थे, उनको मिलाकर धोखा दिया एक तरह से मीर जाफर ने, और वो अंग्रेजों के खेमे में चला गया। और इस तरह से पलासी के बैटल में एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो जब आपसे पूछा जाएगा कहीं भी कि आप कुछ शब्द लिख दें 200-250 कि फ्रांसीसी प्रभाव क्या था, तो फ्रांसीसी प्रभाव की जब भी चर्चा होगी वहां आप कर्नाटक युद्धों को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से कर्नाटक युद्ध, और खासकर थर्ड कर्नाटक युद्ध जब शुरू होता है, हाँ,
तो उसमें ब्रिटेन में फ्रांसीसी और सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाएगा, और इस वजह से ब्रिटेन में कह रहा हूं, और इस वजह से यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आपस में भिड़ेंगे, और यूरोप में ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी जहां जहां फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स हैं उनकी लड़ाई होगी, और वो एक्सटेंशन उस युद्ध का, उस तरह के टसल का एक्सटेंशन जो है आपको भारत के कर्नाटक क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। और इसलिए यहां देखने को मिल रहा है कि यहां देखिए, यहां पर पौंडीचेरी जो है फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर्स था, ठीक है, और यहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाकर मद्रास में कौन बैठे हुए? अंग्रेज बैठे हुए हैं। ई लिखा हुआ मैंने, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश और यहां पर एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंच। पौंडीचेरी में, आज पौंडीचेरी को पुडुचेरी बोलते हैं, मद्रास को चेन्नई बोलते हैं, जानते ही होंगे आप। तो यही कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है। तो अब से अगर पूछा जाए आपसे कि फ्रांसीसियों ने किस तरह से प्रभावित किया या किस तरह से प्रभाव डाला पलासी के युद्ध पर, तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच जो युद्ध की का आभास हो गया था कि अब जो युद्ध है चूंकि यूरोप में छिड़ गया, तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच भारत में भी युद्ध छिड़ने की संभावना है, और इस वजह से दोनों ने जाकर जो किलेबंदी शुरू की, यहीं से सारा खेल शुरू हुआ पलासी के बैटल का। तो पलासी के बैटल में कहीं ना कहीं थर्ड कर्नाटक युद्ध, पलासी का बैटल कहीं ना कहीं थर्ड कर्नाटक युद्ध से प्रभावित था। इसके मेन पृष्ठभूमि में एक ये भी रीजन बनेगा, कर्नाटक युद्ध जो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच। सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पलासी के युद्ध में कर्नाटक युद्ध की क्या भूमिका थी, ठीक है ना। तो फिर आपका जवाब यही होगा, आपको बस सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गैदरर नहीं बनना है, आपको क्या करना है, आपको अपना ओपिनियन भी डेवलप करना है। आपको कोई बात जो इंफॉर्मेशन है उसमें से ट्विस्टेड क्वेश्चन को बनाकर उसको सॉल्व भी करना है, आपको लिखना भी है, और यही आपके सफलता का कारण बनेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को समझिए। मैंने बता दिया कि फ्रेंच इंपैक्ट ऑन बैटल ऑफ पलासी, इस तरह से सवाल पूछे, या पूछे कि कर्नाटक युद्ध ने किस तरह से प्रभावित किया, ठीक है ना, बैटल ऑफ पलासी को, तो ये भी आप लिखेंगे। तो किसी तरह से सवाल पूछ सकता है, फ्रांसीसी प्रभाव तो रहा बैटल ऑफ पलासी पे, किस तरह से रहा, तो इसके मेन कारण में कर्नाटक युद्ध। और कौन सा कर्नाटक युद्ध, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये मैंने बाकी दो की जिक्र मैंने नहीं की है, चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन वो अन्यथा हो जाएगा, वीडियो बढ़ाने वाली बात हो जाएगी, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ये मैं डिटेल तो पढ़ा ही चुका हूं आपको कर्नाटक युद्धों के बारे में। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध को आप उठाएंगे, और फिर उसी का जब आभास हुआ अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को, तो उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में किलेबंदी की शुरुआत कर दी, ठीक है ना। और इसी को लेकर आग बबूला हुआ सिराजुद्दौला जो तात्कालिक नवाब है बंगाल का, और ये एक महत्वपूर्ण कारण बना बैटल ऑफ पलासी का। तो सिर्फ यही कारण नहीं था, वन ऑफ द फैक्टर। तभी तो मैंने कहा कि कैसे प्रभावित किया, तो ये एक फैक्टर था वहां पे। सवाल एग्जामिनेशन में इसी तरह से पूछे जाएंगे, और खासकर यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में वहां डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा कि पलासी की लड़ाई के क्या कारण थे, थोड़े पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उसको अपने ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए, और ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि फ्रांसीसियों ने किस तरह से बैटल ऑफ पलासी को प्रभावित किया, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।